प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 का फिजिक्स चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन इसका हम तीसरा वीडियो लेकर के आए हैं दोस्तों। तीसरा वीडियो हम देखेंगे दोस्तों कि सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश दर्पण किसे कहते हैं। देखो दोस्तों, दर्पण किसे कहते हैं। तो दर्पण दोस्तों पहले पढ़ लेते हैं कि दर्पण किसे कहते हैं। दोस्तों, वैसा चिकना और चमकीला सतह जो प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करता है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों। तो उसे दर्पण कहते हैं। यानी कि वह वैसा चिकना और चमकीला सतह जो प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करता है तथा जिसका एक भाग अवश्य ही रंगा होता है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों दर्पण कहते हैं, है ना। दर्पण यहाँ पर देखिए, एक भाग जो होना चाहिए वह अवश्य रंगा होना चाहिए, और यह जो होता है एक भाग जो होता है वह सिल्वर नाइट्रेट का क्या होता है, परत चढ़ा हुआ रहता है, जिसके से रंगा हुआ रहता है, जिससे क्या होता है प्रकाश परावर्तन होते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। दर्पण बच्चों, दर्पण ध्यान दीजिएगा, दर्पण जो यहाँ पर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला दर्पण का नाम हो गया समतल दर्पण, दूसरा हो गया गोलीय दर्पण, तीसरा हो गया प्रबलय दर्पण, है ना। एक एक करके पढ़ेंगे कि समतल दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं और प्रबलय दर्पण किसे कहते हैं। आगे देखते हैं कि एक एक करके हम पढ़ते हैं। अगला है कि समतल दर्पण किसे कहते हैं। समतल दर्पण है कि वैसा दर्पण, है ना, वैसा दर्पण जिसका प्रतिबिंब सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहलाता है। इसमें बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा और काल्पनिक और बराबर बनता है। इसमें देखिए दोस्तों, समतल दर्पण में जो हम लोग एवरीडे क्या करते हैं, अपने फेस को देखते हैं, वह लगभग समतल दर्पण में देखते हैं। यानी कि कोई एक समतल दर्पण होगा, इसमें क्या करें, फेस देखेंगे तो इसमें प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो हमेशा याद रखिएगा सीधा प्रतिबिंब बनेगा, और जब भी बनेगा तो वो बनेगा काल्पनिक। क्या बनेगा दोस्तों, काल्पनिक बनेगा, ठीक है। और नोट में यहाँ पर देखिए, नोट में क्या है कि यदि कोई वस्तु, है ना, नोट में देखिएगा यहाँ पर, है ना, नोट है, नोट में देखिएगा यदि कोई वस्तु ना दर्पण के सामने भी वेग से चलता हो तो उसका प्रतिबिंब, पहला ऑप्शन जो है वस्तु के सापेक्ष 2v हो जाएगा। और मान लीजिए कि अगर v वेग से कोई चल रहा हो, है ना, v वेग से चल रहा हो, तो उसका, है ना, उसका जो वस्तु का सापेक्ष जो होगा वो वेग जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो 2v हो जाएगा। और दर्पण का सापेक्ष में v वेग से चलेगा, है ना, क्या होगा, दर्पण सापेक्ष में क्या चलेगा, तो v वेग से चलेगा, है ना। यहाँ पर ध्यान देने वास्ते है कि अगर वस्तु, देखिए ध्यान से बच्चे ध्यान से देखिएगा कि वस्तु, है ना, अगर सापेक्ष 2v से चलेगा, है ना, और दर्पण जो होगा इसके सापेक्ष v वेग से क्या करेगा, तो चलेगा। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं कि किसी समतल दर्पण, अगला नोट में, किसी समतल दर्पण में किसी वस्तु का, है ना, पूरा प्रतिबिंब दिखाई देने के लिए वस्तु की ऊंचाई कम से कम, है ना, आधी दर्पण की दुगुनी होना चाहिए। मतलब हम किसी वस्तु में क्या करेंगे, इमेज को देखेंगे, है ना, और इमेज को देखेंगे तो उसको देखने के लिए वस्तु की ऊंचाई कम से कम जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए बच्चों, तो आधी। क्या होना चाहिए, तो आधी होना चाहिए, है ना, ध्यान दीजिएगा वो आधी होना चाहिए। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, पहला मैंने देख लिया कि समतल दर्पण, प्लेन एंगल, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, तो प्लेन एंगल। दूसरा है गोलीय दर्पण, है ना, दूसरा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तन सतह एक खोखले गोले का भाग है ना, गोलीय दर्पण कहलाता है। यानी कि परावर्तक सतह जो होना चाहिए, यह एक, मान लो कि यह एक, है ना, खोखला गोला होना चाहिए, और वो कितना क्या होना चाहिए, तो परावर्तक सतह होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, तो परावर्तक सतह। इसका परावर्तक सतह अंदर हो गया, और अगर अंदर से रख देंगे तो इसका परावर्तक सतह क्या हो जाएगा दोस्तों, बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो वही मैंने लिखा है कि, है ना, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग होता है वो क्या कहलाता है, तो गोलीय दर्पण कहलाता है। अब यहाँ देखते हैं गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, गोलीय दर्पण जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। पहला का नाम होता है अवतल दर्पण, दूसरा का होता है उत्तल दर्पण, है ना। पहला, इसको इंग्लिश से बोलते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा, है ना, कनकेव, क्या बोलेंगे, कनकेव मिरर, है ना। और इसका बोलेंगे दोस्तों, है ना, कन्वेक्स, क्या बोलेंगे, है ना, कन्वेक्स, क्या बोलेंगे, कन्वेक्स, इसको बोलेंगे हम लोग कन्वेक्स मिरर कहते हैं। आइए दोनों को एक एक करके हम बारीकी से समझते हैं, क्योंकि यह बिहार बोर्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंस ये पूछा जाता है दोनों में अंतर। तो पहले हम इसका डिफिनीशन समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसका अंतर समझेंगे। पहला है कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं। पहला है यहाँ पर अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, है ना, धासा हो, क्या हो, परावर्तक सतह धासा हो, है ना, और अवतल दर्पण कहलाता है। यानी कि
ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर ये इस तरीके से हो गया, ठीक है। और मैंने क्या यहाँ पर डिफिनेशन लिखा है कि परावर्तक सतह क्या होना चाहिए, तो धांसा होना चाहिए। अर्थात हम कह सकते हैं कि बाहर वाला सतह जो है हम क्या कर देते हैं, कलाई कर देते हैं। तो ये आपका हो गया, ये आपका हो गया परावर्तक सतह। क्या हो गया, परावर्तक सतह। और ये क्या हो गया, यह हो गया कलाई। क्या हो गया, यह कलाई हो गया। यानी कि जिसका परावर्तक सतह क्या होना चाहिए, धांसा होना चाहिए, वह क्या कहलाता है, तो अवतल। वह क्या कहलाता है, तो अवतल दर्पण कहलाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला जो है इसी में एक पॉइंट बनता है कि क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि अवतल दर्पण को है ना अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं। और अभी यहाँ पर हम समझेंगे सिर्फ कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। आगे इसी में हम बताएंगे आपको दोस्तों कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा कि अगला है कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। अगला है उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। आइए समझते हैं। इसी प्रकार से जैसे हम अवतल को समझे हैं उसी प्रकार से उत्तल को समझेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, यह एक खोखला गोला ले लिए, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या किया, ये आंतरिक वाले भाग को क्या कर दिया, मैंने कलाई कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया कलाई। ये क्या हो गया, कलाई हो गया। और ये हो गया परावर्तक, ये हो गया है ना परावर्तक सतह। ये क्या हो गया, परावर्तक सतह। जिसका परावर्तक सतह क्या हो, उभरा हो। क्या हो, उभरा हो। क्या हो, उभरा हो। जिसका परावर्तक सतह उभरा हो वह उत्तल दर्पण कहलाता है। और इस दर्पण को हम लोग कौन सा दर्पण कहते हैं, याद रखिएगा, अपसारी। क्या बोलेंगे, अपसारी। क्या बोलेंगे, अपसारी दर्पण कहते हैं। देखिए फिगर के हिसाब से समझ लीजिए। यहाँ पे मैंने क्या फिगर बनाया है कि इस भाग को, यह भाग धांसवा भाग है, यह भाग क्या हो गया आपका, धांसवा भाग हो गया। ये भाग आपका हो गया कलाई हो गया, है ना। ये वाला भाग आपका हो गया कलाई किया गया और ये धांसवा भाग हो गया, ठीक है। जैसे ही धांसवा भाग होता है जिसका परावर्तक से धंस गया, समझ जाना है कि वो क्या होगा बच्चों, अवतल दर्पण। क्या होगा, अवतल दर्पण। फिर उसके बाद उभरा हुआ भाग है ना, तो समझ जाना कि वो क्या होगा, तो उत्तल दर्पण होगा। आगे देखते हैं, अगला जो है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार से दिया गया। क्या क्या है, तो पहला है ना ध्रुव है। दूसरा क्या है, वक्रता केंद्र है। तीसरा क्या है, वक्रता त्रिज्या है। चौथा क्या है, फोकस है ना। और पांचवा क्या है, तो फोकस दूरी है। छठा क्या है, प्रधान अक्ष है। और सातवां क्या है, तो द्वारक है। हम एक एक करके इस फिगर के माध्यम से क्या करेंगे, हम समझेंगे कि सातों होता क्या है ना। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक हम डायग्राम को बनाते हैं, है ना। जैसे कि मान लीजिए मैं खोखला गोला को बनाता हूँ यहाँ पर, ये इस तरीके से हो गया, ये हो गया। इसको बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको यहाँ पर जो बोलेंगे, है ना, इसको बोलेंगे केंद्र। क्या बोलेंगे, इसको यहाँ पर बोलेंगे केंद्र बोलेंगे। यहाँ से यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से यहाँ अगर जाएंगे तो यहाँ से यहाँ जाएंगे, इसको बोलेंगे आर, यानी कि वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। ये हो जाएगा आपका केंद्र। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा केंद्र हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये वक्रता केंद्र हो जाएगा, ये वक्रता त्रिज्या हो जाएगा, है ना। और यहाँ से, है ना, यहाँ से टोटल के टोटल यहाँ से जाता है, ये टोटल ये कहलाता है प्रधान। ये क्या कहलाएगा, तो प्रधान अक्ष। क्या कहलाएगा, प्रधान अक्ष कहलाएगा, है ना। और ये जो होगा जहाँ से फोकस गुजरेगा वो होगा फोकस हो जाएगा, ठीक है। और इसके यानी कि यहाँ और यहाँ, ये दो के बीच की जो ये डिस्टेंस होती है, इसको बोलते हैं हम लोग द्वारक। क्या बोलते हैं इसकी, द्वारक। यानी दो लेंथों के बीच की चौड़ाई क्या कहलाता है, तो द्वारक कहलाता है। अब देखते हैं एक एक करके इसको समझते हैं, है ना। पहला एक एक कर समझेंगे हम। पहला जो है कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है उसके केंद्र को ही क्या बोलते हैं, देखिए ध्यान से, उसको केंद्र, बच्चों ध्यान से देखिएगा, उसके केंद्र को ही क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। इसे किस किया जाता है, तो इसे सी से सूचित किया जाता है। अगला है दर्पण सॉरी दोस्तों, दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण का ध्रुव है ना कहते हैं। इसे हम लोग पी से सूचित करते हैं। इसे किस से करते हैं, तो याद रखिएगा पी से सूचित किया जाता है। इसे पी से सूचित किया जाता है। अगला देखते हैं, अगला समझते हैं कि प्रधान अक्ष
किसे कहते हैं, प्रधान अक्ष किसे कहते हैं, तो प्रधान अक्ष यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस को कहते हैं, है ना, इसको इंग्लिश में बोलेंगे, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहा जाता है ना, यानी कि यह केंद्र, ध्यान दीजिएगा, यह केंद्र से, है ना, केंद्र और ध्रुव, केंद्र और कहाँ, ध्रुव, ध्रुव कहाँ पर होते हैं, तो यहाँ पर ध्रुव होते हैं, यानी केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली जो रेखा होती है, ये रेखा जाती है ना, इसे को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रधान अक्ष बोलते हैं। इसे इसे है ना एक्स या एक्स डैश से सूचित किया जाता है, इसे एक्स या एक्स डैश से इसे एक्स और एक्स डैश से सूचित किया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला जो दिया गया है कि दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं, है ना, दर्पण की चौड़ाई को ही क्या बोलते हैं, दर्पण का द्वारक। जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया है, ये इस तरीके से होगा, यहाँ आएगा, है ना, ये यहाँ से और यहाँ से, है ना, दोनों के बीच की ये जो चौड़ाई होता है, यही क्या कहलाता है दोस्तों, यही क्या कहलाता है, द्वारक। क्या कहलाता है, यही द्वारक कहलाता है। तो एकदम सिंपल है कि दर्पण की चौड़ाई को ही क्या बोलते हैं, द्वारक। क्या कहा जाता है, तो द्वारक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, है ना, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण, है ना, ध्यान दीजिएगा, सब गोलीय दर्पण का भाग है। तो गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और उसके ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, वक्रता। इसको हम ना आर से सूचित किया जाता है, इसे हम लोग किससे सूचित करते हैं, तो आर से, इसको किससे, तो आर से सूचित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला जो है, अगला ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन कि गोलीय दर्पण का फोकस या नाभ्यंतर किसे कहा जाता है, तो गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष, गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद, है ना, परावर्तन के बाद, यानी कि प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को ही क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण का फोकस कहा जाता है। अब ध्यान से समझिए कि होता क्या है, जैसे कि गोलीय दर्पण का फोकस क्या होता है, फोकस, जैसे कि मान लो कि कोई एक यहाँ पर, है ना, अभी कोई दर्पण ही नहीं है ना, मैंने क्या किया, अगर यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर मैंने, है ना, अगर कलाई कर दिया, ये एक तरह एक साइड क्या कर दिया, पेंट कर दिया, तो यह हो गया दर्पण। ठीक है, और यहाँ से गया ये प्रधान अक्ष, कहाँ गया, प्रधान अक्ष। तो प्रधान अक्ष के समांतर, इस समांतर, है ना, जाने वाली जो रेखा होती है, वह परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर से क्या होती है, टकरा करके गुजरती है, वही बिंदु क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण का फोकस कहलाता है। वही क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण का फोकस कहलाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ से क्या किया, ये टकराया है और वापस कहाँ से गुजरेगा, तो हमेशा गुजरेगा तो वो कहाँ से, तो फोकस से ही गुजरेगा। वही क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण का फोकस कहलाता है। इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसे हम लोग एफ से सूचित किए करते हैं ना, एफ से सूचित किया जाता है, इसे एफ से सूचित किया जाता है। अगला है कि फोकस दूरी, अगला क्या है, तो फोकस दूरी। फोकस दूरी किसे कहते हैं, फिर से समझते हैं कि पहले समझ लेते हैं कि गोलीय दर्पण को फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। जैसे देखिए ध्यान से, यहाँ से इस तरीके से हो गया, है ना, यहाँ से क्या हो गया, ये कलाई कर दिए हम यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से कहा जाएगा तो प्रधान अक्ष गया, है ना, उसके बाद समांतर से जाने वाली ये एक किरण होती है, जो परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरता है, तो फोकस से। कहाँ से गुजरेगा, तो ध्यान रखिएगा, वो गुजरेगा हमेशा फोकस से। कहाँ से गुजरेगा, तो, है ना, फोकस से गुजरेगा। तो फोकस ये हो गया, और यहाँ पर होता है ध्रुव। फोकस और ध्रुव के बीच की ये जो दूरी होता है, इसी दूरी को बोलते हैं हम लोग फोकस दूरी। क्या बोलेंगे, इसी दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। समझ गए होंगे, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला देखते हैं कि अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या होता है ना, अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या होता है, तो अवतल दर्पण का दूसरा नाम होता है कि अभिसारी दर्पण। क्या होता है, अभिसारी दर्पण। उत्तल दर्पण का दूसरा नाम क्या होता है, तो अपसारी होता है। अवतल दर्पण का फोकस दूरी चिन्ह में, है ना, कैसा होता है, तो ऋणात्मक होता है। क्या होता है, तो ऋणात्मक। जैसे ही अवतल दर्पण आएगा, उसका फोकस दूरी हमेशा किस में देना, तो ऋणात्मक। किस में देता है, तो ऋणात्मक में, यानी कि माइनस में। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि उत्तल दर्पण का फोकस किस में होता है, तो धनात्मक में। तो याद रखिएगा, अवतल होगा तो ऋणात्मक होगा, और उत्तल होगा, अगर उत्तल कहीं पर दिख जाए तो क्या कहलाएगा, अगर उत्तल दिख जाए तो कहलाता है ना, धनात्मक। क्या होता है, यह धनात्मक होता है, यानी कि पॉजिटिव होता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण में चिन्ह का निर्धारण कहाँ से किया जाता है, तो किया जाता है चिन्ह का निर्धारण ध्रुव से। कहाँ से किया जाता है, तो ध्रुव से। क्यों होता है, ये सारे चीज़ को हम आगे अभी तुरंत पढ़ेंगे। आगे देखते हैं कि
अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में वस्तु दूरी का चिन्ह कैसा होता है? तो होता है ऋणात्मक। कैसा होता है? तो है ना ऋणात्मक होता है। ध्यान दीजिएगा कैसा होता है? ऋणात्मक। अगला, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में कैसा संबंध होता है? तो याद रखिएगा आर बराबर क्या होता है? 2, है ना। आर बराबर क्या होता है? 2f। आई बराबर क्या होता है? r/2। ये दो रिलेशन होता है ना। आर बराबर क्या होता है? 2f। जहाँ पर आर क्या होता है? तो आर होता है वक्रता त्रिज्या। क्या होता है? वक्रता त्रिज्या होता है। एफ क्या होता है? तो याद रखिएगा फोकस दूरी। क्या होता है? फोकस, है ना, दूरी। क्या होता है? फोकस दूरी होता है। ठीक है, ये दो होता है। इसमें रिलेशन यही आपको बताता है कि f बराबर r/2 होता है ना। और r बराबर क्या होता है? r बराबर जो होता है वह होता है 2f। यानी कि वक्रता जो होगा, यहाँ पर देखिए ध्यान से दोस्तों, इससे समझते हैं कि फोकस जो होता है, फोकस जो होता है वह, है ना, वक्रता त्रिज्या के आधा होता है ना। ये रिलेशन है। या कह सकते हैं r बराबर क्या बोल सकते हैं? तो 2f। यानी कि वक्रता जो त्रिज्या होती है वह फोकस का क्या होता है? तो दोगुना होता है। क्या होता है? दोगुना होता है। यही इसका दोनों में क्या होता है? तो रिलेशन होता है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, एक एक करके देखते हैं क्वेश्चन के हिसाब से, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। अगला जो है वह अगला है, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है ना। यह क्वेश्चन जो है ना, एक तरह से देखा जाए तो भी, है ना, भी आई, ये क्वेश्चन क्या है? तो भी आई है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा यह क्वेश्चन है भी आई क्वेश्चन है। तो पढ़ लेते हैं, देखते हैं ध्यान से, एक एक करके हम समझते हैं कि अवतल दर्पण को, है ना, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है? अवतल दर्पण को, है ना, अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है? अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर, है ना, आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद एक बिंदु पर जमा हो जाती है, इसीलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर फिगर बना रखा है कि यह मान लेते हैं कि यहाँ पर एक अवतल दर्पण है। यहाँ पर क्या कोई एक, है ना, अवतल दर्पण, इसका एक भाग क्या किया? कलय कर दिया। यहाँ से जगह क्या जाएगा? तो ये प्रधान अक्ष क्या जाएगा? यहाँ से यहाँ एक प्रधान अक्ष, है ना। और यहाँ से जाने वाली प्रधान अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें हमेशा कहाँ से गुजरती है? तो हमेशा गुजरती है फोकस से। ये भी जाएगी, है ना। तो यहाँ से टकराने के बाद कहाँ से गुजरेगा? तो ये भी कहाँ से गुजरेगा? तो ये भी, है ना, फोकस है। कहाँ से गुजरेंगे? तो ये भी, है ना, फोकस होकर के गुजरेंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे से भी अगर लेकर के जाएंगे, नीचे से भी लेकर जाएंगे तो हमेशा कहाँ से गुजरेंगे? ये फोकस से गुजरेंगे। यानी कि ये प्रकाश की किरण को क्या करते हैं? मतलब सब एक जगह ला करके रख देते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अभिसारी, है ना, अभिसारी दर्पण। क्या बोलते हैं? अभिसारी दर्पण, है ना। तो अवतल दर्पण में क्या होता है? सारा प्रकाश की किरणें सब फोकस पर आकर के एक जगह आकर के मिल जाते हैं, इसीलिए इसको अभिसारी दर्पण, है ना, कहा जाता है। आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला देखते हैं कि उत्तल दर्पण को अपसारी। ध्यान दीजिएगा, अवतल को बोलेंगे हम लोग क्या? तो अभिसारी। और उत्तल को क्या बोलेंगे? तो अपसारी दर्पण कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अवतल में ध्यान दीजिएगा, अवतल में क्या था कि वह प्रकाश किरण को फोकस पर आकर लाता था। और उत्तल में क्या होगा? उत्तल में क्या होगा? यह फैलाएगा। क्या करेगा? यह फैलाएगा। जैसे इस तरीके से होगा, है ना। और ये बाहर क्या कर देते हैं? इसको हम लोग कलाई कर देते हैं। यहाँ से क्या होगा? मुख, है ना, प्रधान अक्ष होगा, ये ऐसे जाएगा और ऐसे ये फैला देता है। ठीक है, ये क्या कर देता है? फैला देता है। फिर ऐसे गुजरेगा, फिर ऐसे क्या करेगा? इसको फैला देगा। यानी कि ये उत्तल दर्पण जो होता है वह प्रकाश को फैलाता है, और अवतल दर्पण क्या करेगा? प्रकाश को सिकुड़ाता है। इसीलिए, है ना, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। आगे की ओर देखते हैं, अगला आगे की ओर देखते हैं दोस्तों फिर इसका, है ना, नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे? हम इसका पार्ट, है ना, 4 लेकर के आएंगे, है ना। तो अगर आप पिछला बैक का, है ना, पार्ट 1, है ना, और पार्ट 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर जा करके देखें। उसके बाद ही आपको पार्ट 3, है ना, और आने वाला पार्ट 4 जो है वो आपको समझ में आएगा। जय हिंद दोस्तों।